छोटी सी चर्चा करते हैं दुनिया के सर्वाधिक विद्वान, प्रकांड विद्वान आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य के बारे में। हो सकता है आप में से अधिकांश लोग अर्थशास्त्र न पढ़े हों, हो सकता है आपने आचार्य चाणक्य कृत 60 गुण सिद्धांत, मंडल सिद्धांत, साप्तांग सिद्धांत इत्यादि के बारे में पढ़ाई ना की हो, न सुने हो। ये कुछ ऐसी बात करते हैं जो आप और हम सब लोगों ने सुना है, जाना है। आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की और उसमें सिद्धांत दिया, 60 गुण सिद्धांत, संधि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय, द्वैधि। राजा को पहले संधि करना चाहिए, फिर अपनी ताकत बढ़ाना चाहिए, जब ताकत बढ़ जाए तो विग्रह कर देना चाहिए, संधि को तोड़ देना चाहिए। आसन, स्थिरता पूर्वक, यान, पुनः आक्रमण करना चाहिए। संश्रय, यदि फ्लॉप हो गए, सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो अपने से किसी बड़े राजा के आश्रय में चले जाना चाहिए, फिर अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए। साप्तांग सिद्धांत आज के जमाने में राजनीति विज्ञान में अक्सर पढ़ाया जाता है कि राज्य के 4 तत्व आवश्यक हैं: जनसंख्या, जमीन, सरकार और संप्रभुता। किसी भी राज्य को राज्य होने के लिए 4 चीजें आवश्यक हैं। उसमें जनसंख्या होना चाहिए, जमीन होना चाहिए, सरकार होना चाहिए, संप्रभुता होना चाहिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए। ऑस्टिन ने कहा, संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कोई अंकुश नहीं होता। राज्य तभी माना जाएगा जब उसके ऊपर कोई अंकुश न हो, उसे कोई आदेश देने वाला न हो, वह सबको आदेश देता हो। लेकिन चाणक्य ने कहा नहीं, राज्य के 4 नहीं 7 अंग होते हैं। साप्तांग सिद्धांत लिखा अर्थशास्त्र में। स्वामी, अमात्य, जनपद, पूर्व, कोष, दंड, मित्र, इतने होने चाहिए। राजा होना चाहिए, स्वामी, अमात्य उसके अच्छे मंत्री होने चाहिए, जनपद एक इलाका होना चाहिए, पूर्व यानी दुर्ग होना चाहिए। दुर्ग के बारे में भी विस्तार से वर्णन किया गया है। जल का दुर्ग, जंगल का दुर्ग, मरुस्थल का दुर्ग, जमीन के भीतर का दुर्ग, ऐसे करके दुर्ग, स्वामी, अमात्य, जनपद, पूर्व, कोष, एक राजकोष होना चाहिए, समृद्ध राजकोष होना चाहिए, दंड अर्थात सेना होनी चाहिए, और एक राज्य के बहुत सारे अच्छे मित्र होने चाहिए। तो ये साप्तांग सिद्धांत लिखा आचार्य चाणक्य ने। स्वामी, अमात्य, जनपद, पूर्व, कोष, दंड, मित्र। और एक जो सिद्धांत दिया जो आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक है, वह है मंडल सिद्धांत। जब विश्व राजनीति की बात करेंगे, जब राजनीति के अलावा कूटनीति पे जाएंगे, तब मंडल सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक दिखेगा। चाणक्य ने कहा, बीच में एक विजिगीषु राज्य होता है। विजिगीषु राज्य, अरिराज्य, मित्र राज्य, विजिगीषु राज्य, अरिराज्य, मित्र राज्य, अरिराज्य, मित्र मित्र राज्य, अरि मित्र राज्य, मित्र मित्र अरिराज्य, आक्रंद राज्य, पार्षणी ग्रह राज्य, आक्रंद सार राज्य और पार्षणी ग्रह सार राज्य। एक विजिगीषु राज्य होगा, उसके बगल में जैसे भारत विजिगीषु राज्य हो गया, उसके बगल में उसका मित्र राज्य हो गया, जैसे नेपाल उसका मित्र राज्य हो गया। अरि राज्य पाकिस्तान उसका अरि हो गया। अरि राज्य माने दुश्मन का दुश्मन, वो दोस्त होगा। जैसे पाकिस्तान का दुश्मन तालिबान है, तो आजकल दोस्ती उसके दिखाई पड़ रही है भारत के साथ। फिर मित्र राज्य, जैसे नेपाल का मित्र हो गया भूटान, तो भारत का भी मित्र होगा। आक्रंद राज्य और पार्षणी ग्रह राज्य, पीठ पीछे का दुश्मन और पीठ पीछे का मित्र। फिर आक्रंद सार राज्य, पार्षणी ग्रह सार राज्य, पीठ पीछे के दुश्मन का मित्र, पीठ पीछे के दोस्त का दुश्मन, ऐसे करके। तो ऐसे देखेंगे तो आज भारत के अगल बगल जो देखेंगे तो ये 12 प्रकार के राज्य स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। अब मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि हो सकता है आप में से अधिकांश लोगों ने इस बात को न सुना हो, साप्तांग सिद्धांत, 60 गुण सिद्धांत और मंडल सिद्धांत। लेकिन अब जो कहने जा रहा हूं निश्चित रूप से आप लोगों ने सुना होगा। चाणक्य ने कहा कि जब दिशाएं 4 हैं, धाम 4 हैं, आश्रम 4 हैं, वेद 4 हैं, उपवेद 4 हैं, पुरुषार्थ 4 हैं, तो उपाय भी 4 हैं। किसी भी वैरी को, दुश्मन को कंट्रोल करने के लिए, उस पर फतह हासिल करने के लिए, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 4 उपाय हैं। सबने सुना होगा, साम, दाम, दंड, भेद,
भोजपुरी में कहे तो साम मतलब सोहरा के मान जा बाबू भैया, मान जा। साम नहीं मानता है तो दाम, पैसे से मना दीजिए। उससे भी नहीं मानता है तो दंड दीजिए, दंड। और जो किसी से नहीं मानता है तो फूट डाल दीजिए, फूट डाल दीजिए, वो अपने आप मान जाए। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। कभी भी इस भूल में मत पड़िएगा कि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की पुस्तक है। अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान की सार्वकालिक श्रेष्ठ पुस्तक है। ये न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। आचार्य चाणक्य कहते हैं जिस व्यक्ति के अंदर ये सारे गुण नहीं है, जिसका न विद्या है न तप है, कठिन परिश्रम करना तप कहलाता है, न ज्ञानम न दान देने की क्षमता है, न शील है, न विनम्रता है, न गुण है, न धर्म है, तो मनुष्य के रूप में वो पशु है, धरती का भार है। ये भी उन्हीं का कहा हुआ है। माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। माता शत्रु पिता बैरी हैं जो बच्चों को पढ़ाते नहीं है। हमें गर्व है कि हमारे देश में इतने महान प्रकांड पंडित का जन्म हुआ था। तक्षशिला के आचार्य चाणक्य थे। सिकंदर का आक्रमण हुआ, भारत के एक महान शासक आंभी ने हाथ मिला लिया सिकंदर से मित्रता हो गई। अब लगा कि पूरा भारत पराधीन हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा। उस समय भारत का ताकतवर साम्राज्य था मगध। चाणक्य तक्षशिला से पैदल यात्रा करते हुए मगध पहुंचे। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद विलास में भोग में चूर था, चाटुकार लोगों से घिरा हुआ था। आचार्य चाणक्य ने बताने का प्रयास किया कि भारत संकट में है, भारत संकट में है, मगध की आवश्यकता है, आप सामने आइए ताकि सिकंदर को भगाया जा सके। और तब सत्ता के मद में चूर शासक ने कहा एक शिक्षक हमको समझाएगा, एक साधारण शिक्षक समझाएगा कि राजनीति क्या होता है। और आचार्य चाणक्य की आंखें लाल हो गई। और आपने सुना होगा चाणक्य ने कहा शिक्षक कभी साधारण नहीं होता घनानंद, प्रलय और निर्माण दोनों उसके गोद में पलते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपनी शिखा खोल दी। तब तक नहीं बांधेंगे जब तक कि नंद वंश का समूल नाश नहीं कर लेते। आपने वो सुना होगा, कुश गड़ गया था पैर में, तो आचार्य चाणक्य उसके जड़ में मट्ठा डाल रहे थे। किसी ने पूछा ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? आचार्य ने कहा इसलिए कि मट्ठा डाल देने से दोबारा ये पनपेगा नहीं, दोबारा उगेगा नहीं। शत्रु का समूल नाश कर देना, घाव को समूल समाप्त कर देना, कर्ज को समूल समाप्त कर देना, यह जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ऋण, घाव और शत्रु का समूल नाश होना चाहिए, ऐसा चाणक्य का मत था। और तब एक सामान्य बालक चंद्रगुप्त को उन्होंने अपना शिष्य बनाया, उसे ज्ञान दिया, शस्त्र विद्या दिया, शास्त्र विद्या दिया और साधारण बालक को गोद में उठा करके संसार का सबसे चक्रवर्ती सम्राट का निर्माण किया। चाणक्य ने यह भी कहा था घनानंद से कि घनानंद अगर मेरे अंदर ज्ञान होगा, मेरे अंदर क्षमता होगी तो मैं अपने पोषण करने वाले शासकों का निर्माण स्वयं कर लूंगा। चाणक्य ने एक शानदार, जानदार और महान शासक मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का निर्माण किया और चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में अखंड भारत की स्थापना हुई। जब उस काल की सीमाओं को आप देखेंगे तो पाएंगे कि भारत की कितनी बड़ी सीमा रही। अफगान से लेकर साउथ तक पूरा भारत में ध्वज लहरा रहा था, भारत में भारतीय लोगों का। और निर्माण होने के बाद से पूर्व की एक दो घटना आपसे एक घटना बता दें। वार्षिकोत्सव हो रहा था मगध में। चाणक्य ने अपने गुप्तचर को भेजा था देखने के लिए कि मगध का शासक कितना शक्तिशाली है। वो देख रहा था, उसमें तमाम प्रतियोगिताएं हो रही थी। घनानंद बैठा था, बगल में उसका अमात्य विद्वान था, राक्षस नाम था, विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस पढ़ेंगे तो इसको पाएंगे। राक्षस बैठा हुआ था बगल में। गुप्तचर, चाणक्य का गुप्तचर देख रहा था। भाला फेंकने की प्रतियोगिता हो रही थी, कोई 10 मीटर, 12 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, 100 मीटर तक। उसमें एक ऐसा नौजवान आया मगध में जो लगभग 100 मीटर के करीब भाला फेंका। जय जयकार होने लगी, माल्यार्पण होने लगा। चाणक्य का दूत वहां पे था। राक्षस को शंका हुआ, उसने पकड़वा लिया।
जरूर यह चाणक्य का गुप्तचर है। पूछा गया तो उसने स्वीकार भी कर लिया कि हाँ, मैं आचार्य चाणक्य के द्वारा भेजा गया गुप्तचर हूं। फिर हुआ कि इसे सजा, मौत की सजा दी जाए, मृत्यु दंड दिया जाए। उसने कहा, अंतिम इच्छा भी पूछी गई, या तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? आचार्य के गुप्तचर ने कहा, मेरी इच्छा है कि एक बार ये भाला मैं भी फेंकना चाहता हूं। उसे मौका दिया गया और आचार्य चाणक्य के गुप्तचर ने जब भाला फेंका तो मगध के सर्वाधिक शक्तिशाली नौजवान ने 100 मीटर फेंका होगा, तो आचार्य चाणक्य ने 200 मीटर से अधिक भाला फेंका। पूरी सभा अवाक हो गई। राक्षस ने पूछा, तुम इतना शक्तिशाली हो? उसने कहा, मुझे आपने क्या देखा? मेरे जैसे हजारों लोग आचार्य चाणक्य की सेवा में हैं और मैं तो 200 मीटर भाला फेंका हूं। मेरे गुरु आचार्य चाणक्य के बाजुओं में इतनी ताकत है कि मुझसे 10 गुना अधिक भाला फेंकने की क्षमता रखते हैं। राक्षस ने महाराज से बोला, राक्षस छोड़ दीजिए, एक को मार के ही क्या करेंगे। चला गया गुप्तचर। चाणक्य ने विजय प्राप्त की मगध पर, चंद्रगुप्त शासक बने, चाणक्य प्रधानमंत्री बने, भारत के प्रधानमंत्री। और गर्व होगा आपको सुनकर के, भारत के प्रधानमंत्री ने अपना आवास नदी के किनारे छोटी सी कुटिया में बनाया। एकांत में रहकर के राज्य कार्य करते थे। पड़ोसी राष्ट्र में विद्रोह हुआ था, जनता सड़कों पर उतर गई थी। राजा ने कहा, भारत में चले जाओ, मौर्य वंश का शासन चल रहा है। भारत के प्रधानमंत्री चाणक्य से सलाह लो, उनके जैसा कूटनीतिज्ञ विश्व में दूसरा कोई नहीं है, उनसे सलाह लो, मैंने राज्य का विद्रोह कैसे समाप्त होगा। राजदूत आया पड़ोसी देश का, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने, सम्राट ने पूछा, किस लिए आए हैं? उन्होंने कहा, मैं आपके प्रधानमंत्री से मिलना चाहता हूं, मेरे यहां विद्रोह हो गया है, उस संदर्भ में कुछ सलाह लेना है। चंद्रगुप्त ने कहा, प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए चलना पड़ेगा उनके आवास पे। राजदूत और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों रथ पे विराजमान हुए। चलते 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 शाम होने लगी। कुटिया जब नदी के किनारे दिखाई दी छोटी सी, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा, यह हमारे प्रधानमंत्री का आवास है। अवाक रह गया विदेशी राजदूत की, भारत के प्रधानमंत्री का आवास ऐसा। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा, रथ से उतरिए। रथ से उतर गया, क्योंकि हमें प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पैदल जाना पड़ेगा। और अवाक हो गया, कितना श्रद्धा है भारतीय प्रधानमंत्री के प्रति कि सम्राट पैदल जा रहा है। थोड़ा और आगे चंद्रगुप्त मौर्य पहुंचे तो उन्होंने अपनी चरण पादुका उतार दी, पैर में जो धारण किए थे, और उस राजदूत से भी कहा, विदेशी से, तुम भी अपने पैरों से चरण पादुका उतार दो, क्योंकि हम अपने आचार्य चाणक्य के यहां नंगे पांव जाते हैं मिलने। उसके दिमाग में उथल पुथल चल रहा था, ये क्या, भारत का प्रधानमंत्री है, झोपड़ी में रह रहा है, नदी के किनारे रह रहा है, और जो भारत का सबसे बड़ा ताकतवर सम्राट है वो नंगे पांव मिलने जा रहा है। नंगे पांव पहुंचे दोनों, तो चाणक्य दीपक जल रहा था और चाणक्य लिख रहे थे, आचार्य चाणक्य। फिर आचार्य चंद्रगुप्त ने कहा, ये विदेश से आए हैं, राजदूत हैं। चाणक्य ने कहा, राज्य के कार्य से आए हैं या अपने कार्य से? भारत के कार्य से आए हैं कि अपने कार्य से आए हैं? बताया गया कि नहीं, वो निजी कार्य से आए हैं। चाणक्य ने तुरंत मुंह से फूंका, दीपक बुझा दिया। फिर दूसरा दीपक जलाए। बताइए क्या बात है। तब उस राजदूत ने पूछा कि हे आचार्य, मुझे आप इतना बता दीजिए कि आपने दीपक बुझा के नया दीपक क्यों जलाया? आचार्य चाणक्य ने कहा कि इसलिए मैंने जलाया कि वो जो दीपक जल रहा था, भारत सरकार के पैसे के तेल का दीपक जल रहा था, और मैं भारत सरकार का काम कर रहा था, अपने राष्ट्र का कार्य कर रहा था। राष्ट्र का कार्य करने के लिए राष्ट्र के तेल से राष्ट्र का कार्य हो रहा था। तुम्हारा कार्य निजी कार्य है, इसलिए मैं अपने निजी परिश्रम से प्राप्त किए हुए धन का तेल जला करके तुम्हारा कार्य करूंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। बताओ क्या कार्य है? दूत ने कहा, मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो गया। जिस देश का प्रधानमंत्री इतना ऊंचा सोच रखता हो कि जनता के पैसे के तिल तिल का हिसाब रखता हो, उसे बर्बाद न करना चाहता हो, उस राज्य में कभी विद्रोह हो ही नहीं सकता। मैं इस पूरी घटना को जाकर के अपने राजा से बताऊंगा। मुझे विश्वास है कि हमारे राष्ट्र में होने वाला विद्रोह दब जाएगा और भविष्य में भी नहीं होगा।
ऐसे थे हमारे आचार्य चाणक्य। चर्चा हम करेंगे, एक लंबी चर्चा हो जाएगी। आज पूरी दुनिया के प्रत्येक विश्वविद्यालयों में राजनीति शास्त्र में चाणक्य का नाम आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है, आदर सम्मान के साथ पढ़ाया जाता है, उनके ग्रंथों को पढ़ाया जाता है। आज भी आचार्य चाणक्य का उद्देश्य था एक मजबूत और शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना करना, और शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना तभी हो सकती है जब मजबूत और शक्तिशाली राजा होगा। यदि ईंट से एक एक ईंट जोड़ के भवन बनता है, यदि ईंट खराब होगी तो भवन खराब होगा। नागरिकों से राष्ट्र का निर्माण होता है। जिस देश के नागरिक उच्च कोटि के रहेंगे, निश्चित रूप से वह राष्ट्र भी उच्च कोटि का होगा। आचार्य चाणक्य ने कहा, एक राष्ट्र को जब इतना वह राष्ट्र सक्षम हो जाए कि अपने सीमाओं की सुरक्षा कर सके, तो उसे उसके बाद अपने सीमाओं का विस्तार करना चाहिए। सीमा की रक्षा नहीं, सीमा का विस्तार करना चाहिए। आज भारत की सरकारों को सोचना चाहिए, चाहे किसी भी दल की सरकार हो, हमारी सीमाएं लगातार संकुचित होती गई। आचार्य चाणक्य के काल में मगध की सीमाएं सर्वाधिक ऊंचाइयों को प्राप्त की, सर्वाधिक दूर तक सर्वाधिक विस्तार हुआ मगध का। और हमारे काल में अफगानिस्तान हमारे हाथ से चला गया, पाकिस्तान हमारे हाथ से चला गया, बांग्लादेश हमारे हाथ से चला गया, तिब्बत हमारे हाथ से चला गया, कश्मीर लग रहा है जाने जाने जैसे तैसे रुका हुआ है, बंगाल की स्थिति खराब है, भारत के भीतर नक्सलाइट प्रॉब्लम है, सीमाओं पर तनाव है। स्थिति कितना अक्साई चीन हमारे हाथ से चला गया। यह वही चाणक्य का देश है जिसकी सीमाएं संकुचित होते 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 कितना समाप्त हो, कब क्या हो जाएगा कोई भरोसा नहीं है। कितना छोटा हो जाएगा, कितना सिकुड़ के, क्या फिर पाटलिपुत्र में जाके हम लोग सिमट जाएंगे। अब इस देश में सीमा के सुरक्षा की नहीं बल्कि सीमा के विस्तार की जरूरत है। तब किसी ने कहा अग्नि, त्रिशूल, पृथ्वी, पिनाका, ये सब किस लिए है? मिसाइलें, परमाणु बम किस लिए है? 14 लाख की सेना किस लिए है? 140 करोड़ लोग किस लिए हैं? विश्व में सर्वाधिक युवा होने वाला भारतवर्ष किस लिए है? अग्नि, त्रिशूल, पृथ्वी लेकर सीमा पर प्रस्थान करो। लाहौर, कराची, ढाका, बंगला, सबको हिंदुस्तान करो। इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। आज प्रतीकात्मक रूप से 1 जून को पूरी दुनिया में आचार्य चाणक्य की जयंती मनाई जा रही है। विशेष रूप से समस्त ब्राह्मण संगठन आज 1 जून को विश्व ब्राह्मण दिवस मना रहे हैं। मैं विश्व ब्राह्मण दिवस मनाने वाले उन समस्त संगठन के समस्त पदाधिकारियों को, समस्त सदस्यों को सादर यथा योग्य अभिवादन करता हूं और समस्त मानव जाति को, समस्त मानवता को, अपने भारतवर्ष को आचार्य चाणक्य के जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। यह कहते हुए, चाटुकार बन गए आज के कलमकार, हर शब्द शौर्य का बखान चाहिए हमें। बंदा शिवाजी राणा जैसे रणबांकुरों की अपनी पुरानी पहचान चाहिए हमें। राजनीति वालों की चरण वंदना को छोड़ वक्त आ गया है बलिदान चाहिए हमें। धरती स्वदेश की ये मांग करने लगी है। आचार्य चाणक्य सा विद्वान चाहिए हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य चाणक्य की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।